हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में चल रहे क्लास 12 के प्री बोर्ड एग्जाम के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के पेपर का सलूशन क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को केवल और केवल क्वेश्चन आंसर का सलूशन दिया जा रहा है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर 6 जो है आपका कि सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जहां आर्थिक सेवाओं एवं वस्तुओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन होता है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था में भी किसी आर्थिक समस्याओं की वास्तविक स्थिति किस प्रकार काम करती है उसको व्यक्त किया जाता है। इसको समझने के लिए 3 उद्देश्यों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यहीं तक लिखना है, आप लोगों को नहीं लिखना कि इसको समझने के लिए 3 उद्देश्यों को प्रयोग कर, उद्देश्य नहीं लिखना, केवल सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 7 की सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 8 कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक सी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी फर्में होती हैं और इनमें कोई एक फर्म संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती कि बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। ठीक है, आंसर नंबर 9 है साम्य मूल। साम्य मूल एक ऐसा मूल होता है जिस पर आपूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा के बराबर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 10 कि अल्पाधिकार क्या है। तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तथा वह बाजार में वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। मेयर्स के शब्दों में अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक विक्रेता की क्रियाएं दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 11 कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं किस प्रकार हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं निजी संपत्ति, यानी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, हर व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। और दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें आर्थिक फैसलों में स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अपना व्यवसाय अथवा उद्योग करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, इस तरह आप लोगों का एक क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का 12वां नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपका प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 13। तो आंसर नंबर 13 की वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना, इस पद्धति में विनिमय का सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 14 का बजट। बजट का अर्थ क्या है। तो बजट पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पर्स। आगामी लेखा अवधि के लिए एक मात्राबद्ध वित्तीय योजना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच व्यापार उतार को दर्शाने के लिए बजट लाइन का उपयोग करता है। अन्य शब्दों में बजट एक संगठनात्मक योजना है जिसे मौद्रिक संदर्भ में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 15 का। तो आंसर नंबर 15 में का आंसर है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या है। तो 2 देशों की विदेशी विनिमय दर जो कि 2 देशों की मुद्रा इकाइयों के बीच हो। एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को क्रय किया जा सकता है, विदेशी विनिमय दर कहलाता है। ठीक है, आप इसमें दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ जानना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 राष्ट्रों की मुद्रा इकाइयों के मध्य विनिमय दर से हमारा आशय एक राष्ट्र की मुद्रा की उन इकाइयों से होता है जो दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की इकाई को खरीदने के लिए आवश्यक होती है। दोनों ही मुद्राओं में से किसी भी एक मुद्रा की इकाई का दूसरी मुद्रा की इकाई का मूल्य व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 16 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो यहाँ पर आप लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दी गई हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो पुश करके लिख सकते हैं या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 3 विशेषताएं दी गई हैं, इनका वर्णन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 17 की पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहा जाता है।
अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। इसे ही पूर्ति का नियम कहा जाता है। ठीक है, आंसर नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं कि प्रत्याशित निवेश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल प्रत्याशित निवेश बताना है। तो प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश वह निवेश होता है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखता है। अर्थात वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तर पर वास्तव में करते हैं। ठीक है, यहीं पर आप यहाँ तक आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है आंसर नंबर 19 की सरकारी बजट के उद्देश्य। तो पहला है आपका आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि के बारे में आपको पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है, उसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर आप लोगों का दूसरा पॉइंट आता है संपत्ति और आय असमानता को कम करने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा पॉइंट है आप दुर्लभ संसाधनों का पुनर्वितरण, तो इसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आंसर नंबर 20 आता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो यहाँ पर मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखे गए हैं और इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को सभी पॉइंट लिखना है और इनका सभी का वर्णन कर देना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स तो जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर क्या है। तो स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर चारों अंतर को लिख लेंगे A to Z जिस तरह दिया गया है उसी तरह। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उन्हें यह भी अपडेट मिले। और यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा जिससे आपको इसकी PDF मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर कि व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या है। जमा धन स्वीकार करना पहला है, इसका वर्णन भी करना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है चालू खाते की सुविधा, इसका भी आप लोगों को वर्णन करना है, वर्णन किया गया है यहाँ पर, आप लोग A to Z लिख लेना। ठीक है, तीसरा है बचत खाते की सुविधा। ठीक है, चौथा है आपका असुरक्षित साख और पांचवा है आपका सुरक्षित साख। ठीक है, तो यहीं तक आप लोगों का यहाँ पर सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिनर को और इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।